ठीक है, मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो शेयर मार्केट टर्मिनोलॉजी से सबसे पहले हम जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझने से पहले कुछ डेफिनेशन है या कुछ है उस सेंटेंस है उसको समझ लेते हैं। शेयर मार्केट में निवेश शुरू करने से पहले आपको शेयर मार्केट के रिलेटेड टर्म्स के बारे में पता करना महत्वपूर्ण है। इस ऊपर सबसे ऊपर वाली लाइन पे यही लिखा हुआ है और इसी को समझने जा रहे हैं। अभी आपको शेयर मार्केट में जो हम सारी टर्मिनोलॉजी बताने वाले हैं उन टर्मिनोलॉजी का मतलब शेयर मार्केट से सीधा सा है, सीधे आप उसी से जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से हमारी बॉडी होती है उसमें बॉडी पार्ट्स होते हैं, हमारा पूरा बॉडी हुआ उसमें बॉडी पार्ट्स अलग अलग है। हमारे हैंड हो गए, हमारे पाँव हो गए, हमारा सिर हो गया, ठीक है, आँख हो गई, ईयर कान हो गए, मुंह हो गया, टीथ हो गए, ये सारी चीज़ें। तो इसी तरह शेयर मार्केट एक बॉडी है और ये टर्मिनोलॉजी उसके पार्ट्स हैं। हम सीधी सी भाषा में समझ रहे हैं कि ये जो शेयर मार्केट है एक बॉडी है और जो उसकी टर्मिनोलॉजी है उसके पार्ट्स है, उसके बॉडी के ये पार्ट्स हैं। ठीक है। शेयर मार्केट के जो सबसे बड़े अमीर व्यक्तियों में से गिने जाने वाले हैं और जो सब जिन्होंने सबसे कम उम्र में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, शायद आप लोग में से कोई जानता हो या नहीं जानता हो, पर मैं बतला देता हूँ उन्हें। वॉरेन बफेट नाम है उनका और उनको गॉड बोलते हैं। शेयर मार्केट के जो सेक्टर है, शेयर मार्केट सेक्टर में उनको गॉड बोला जाता है। गॉड बोलने का कारण सिर्फ इतना सा है कि उन्होंने अपनी एक छोटी सी उम्र, जिस उम्र में हम बचपन में खेला करते हैं, अब तो मोबाइल का ज़माना आ गया तो बच्चे दिन भर मोबाइल खेला करते हैं, बट पहले हम हमारी उम्र की बात करते हैं तो उस समय हम गलियों में दोस्तों के साथ में खेला करते थे। 13 साल की उम्र में, मात्र 13 साल की उम्र में वॉरेन बफेट सर ने अपना पहला इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था और आज वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिने जाते हैं। ये इस लेवल पे पहुंचने के लिए उन्होंने शेयर मार्केट को एक रास्ता बनाया और एक उस रास्ते पर वो चल दिए और आज बहुत अच्छे, मतलब ये मान के चलिए कि अमेरिका के वो 5वें 7वें नंबर के अमीर व्यक्ति हैं सबसे। एक समय पे दुनिया के दूसरे नंबर नंबर के व्यक्ति हुआ करते थे। 2008 के समथिंग की बात है ये, 7-8 के लगभग, जब हमारे अमेरिका के जो बिल गेट्स है और वारेन बफे हैं, दोनों पहले और दूसरे नंबर पे हुआ करते थे। तो वो गॉड बोले जाते हैं। गॉड बोलने का कारण ही यही है। मैं कोई इंटर करने का बोल रहा, ठीक है, इंटर करवा लेता हूँ। ठीक है, ये इंटर हो गए हैं। इसके पहले मैं थोड़ा टिक करने के लिए ड्रॉ कर निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों, ये जो गॉड लिखा हुआ है, GOAT, गॉड, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, इनको इस चीज़ का दर्जा दे रखा है। शेयर मार्केट में इनको इस चीज़ का दर्जा मिला हुआ है और ये इस दर्जे से इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। इस मुकाम हासिल करने में इनको बहुत समय लगा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम हमारी टर्मिनोलॉजी का। मैं टर्मिनोलॉजी का मतलब समझा चुका हूँ आपको। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये जो जो हमारा जूम मीटिंग है ना, 5:39 तक वैलिड है। इसके बाद में जूम मीटिंग हमारा ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो उसी लिंक से आपको डबल ज्वाइन करना है, क्योंकि अभी तो हमारा कुछ भी इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ है। ठीक है, हमको पूरा समझना है। कुछ 30 मिनट का सेशन रहेगा हमारा। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपको अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाए तो रीजॉइन कर लीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। आपके सामने पूरा हिंदी में लिखा हुआ भी आ रहा है। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ निवेशक या ट्रेडर फंड के बदले शेयरों की खरीदी करते हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अपना पैसा देकर उस कंपनी में हिस्सेदारी बनाते हैं। हम जैसे SBI की बात करते हैं, आज SBI बहुत बड़े मुकाम पर है। SBI ने एक समय जब इसका IPO लाई होगी, जब फंडिंग जुटाई होगी, उस समय इसमें निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी खरीदी होगी। तो आज वो उस SBI कंपनी में जो गवर्नमेंट की है उसमें इन लोगों की हिस्सेदारी भी है। जिन आपने अगर एक शेयर खरीद रखा है यहाँ पर, तो आपकी भी हिस्सेदारी है। तो मतलब यही हुआ कि आपने कुछ फंड दे के
आपने उस कंपनी का शेयर खरीदा, मतलब शेयर मतलब हिस्सा। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में अगर शेयर को समझना चाहेंगे तो इस हिस्सा, आपका भाग। शेयर मतलब हिस्सा, आपका हिस्सा है, मतलब आप उस कंपनी में कितने भी परसेंट की, उस शेयर के कैलकुलेशन से, वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स उस कंपनी में है, उस हिसाब से आपका कैलकुलेट होता है कि आप कितने परसेंट के शेयर धारक है उस कंपनी में। तो इस तरीके से होता है। मान लीजिए ये नीचे लिखा है कुछ, ये मैं आपको सब शेयर कर दूंगा ये। अब मैंने शेयर का मतलब समझा दिया है, शेयर वास्तव में होता क्या, शब्दावली का मतलब समझा दिया। अब शेयर मार्केट, शब्दावली, दोनों को मिलाकर एक शब्दावली बनती है। मतलब पहले ही बता दिया मैंने, शेयर मार्केट एक बॉडी है, आपको बतलाया था, एक बॉडी है। इस बॉडी को डिनोट करते हैं हम, पूरी होल बॉडी को डिनोट करते हैं कुछ अलग अलग बॉडी पार्ट से। छोटे छोटे पार्ट्स हैं इसमें, वो पार्ट हम समझने वाले हैं। तो मैं सबसे पहला पार्ट आपको समझाने वाला हूँ, शेयर और स्टॉक का अर्थ। शेयर का बता चुका हूँ, स्टॉक का अर्थ बतला देता हूँ। स्टॉक का मतलब यही होगा कि आपने कुछ कंपनियों के छोटे छोटे हिस्से खरीद रखे हैं, तो आपके स्टॉक्स हो गए। स्टॉक या स्टॉक्स हो गए। एक एक स्टॉक रहेगा तो एक स्टॉक्स हो गया, एक स्टॉक हो गया, और ज़्यादा रहेंगे तो स्टॉक्स हो जाएंगे। ठीक है। अब सेकेंड नंबर पे इस पे दिया बीएसई। बीएसई का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये जो आज के समय में दो प्लेटफॉर्म हमारे इंडिया में, कुछ 4 या 5 प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग हो रही है। कमोडिटीज ट्रेडिंग होती है, बीएससी ट्रेडिंग होती है, एनएससी ट्रेडिंग होती है, करेंसी ट्रेडिंग होती है। ये ये डेरिवेटिव्स होते हैं। इन डेरिवेटिव्स में होती रहती मतलब अपनी स्टॉक एक्सचेंज चलते हैं। तो ये बीएससी सबसे पुराना हमारा स्टॉक एक्सचेंज है। इसको बीएससी 30 भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहले 30 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई थी, और ये बहुत पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, बहुत पुराना। ये यहाँ पर दिया है 1875 में स्टार्ट हुआ था। आज से माना जाए तो 140 साल पहले, 140-45 साल पहले बीएससी स्टार्ट हुआ था। तब से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है इंडिया में। और आज की तारीख में बीएससी के अंडर काम करने वाली 6000 कंपनियां हैं। इतनी 6000 कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करती है। ठीक है। तो ये हुआ बीएससी। एक होता है एनएससी। बीएससी को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, मैं एक डिनोशन सिंबल बना देता हूँ आपके लिए, बीएसई, इसको ऐसा लिखा जाता है। ठीक है। ये बीएसई हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और आज हमारे बीएसई मतलब हमारा सेंसेक्स, और इसको सेंसेक्स के रूप में भी जाना जाता है। सेंसेक्स आज 60,000 के लगभग ट्रेड कर रहा है। मतलब 60,000 एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसका देखा जाए तो एक समय ये कुछ 1500 या 1600 रुपये कुछ पॉइंट से या से स्टार्ट हुआ था ये, और आज ये 60,000 के लगभग चल रहा है। ठीक है। इसमें एनएसई की बात करते हैं। एनएसई स्टॉक एक्सचेंज होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इस एक्सचेंज की स्थापना 1992 में हुई। ये इस्टेब्लिश हुआ 1992 में, और इसने इक्विटी सेगमेंट में ट्रेड करने के लिए दुनिया में चौथे नंबर का दर्जा भी हासिल कर रखा है। 2015 में दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग करते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, जैसे क्या क्या स्टॉक दुनिया के कौन कौन से होते हैं, मैं कुछ उनके नाम भी बतला देता हूँ आपको। जैसे अमेरिका का हो गया डाउ जोन्स, डाउ जोन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चीन का हांगकांग का होता है हैंग सेंग, हांगकांग का हो गया हैंग सेंग। ठीक है। उसके बाद में सिंगापुर का हो गया एसजीएक्स निफ्टी। उसके बाद में आपका नेस्डेक हो गया, और उसके ऐसे करके कोस्पी हो गया। ऐसे करके पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश है, हर देश में अपना अपना एक स्टॉक एक्सचेंज बना रखा है। वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग होती है। ऐसा हमारे देश के दो है, निफ्टी हो गया और एनएसई हो गया। और एक कमोडिटी सेगमेंट, कमोडिटी डेरिवेटिव अलग होता है। ठीक है।
तो ये NSE हो गया। इस NSE में क्या 50 कंपनियां लिस्टेड हुई है। NSE इसको निफ्टी 50 इसीलिए बोलते हैं। निफ्टी 50 मतलब इसमें 50 कंपनियां एस्टेब्लिश्ड हैं और इन कंपनियों में ट्रेडिंग होती है ना। और अभी कुछ दिन पहले 51वां स्टॉक टाटा मोटर्स को इसमें टाटा मोटर्स का जो DVR होता है, हाँ कुछ कंपनियों के DVR भी होते हैं, उसको भी इसमें ऐड किया गया है, जो यहाँ पर दिखाया गया है नीचे की लाइन पर DVR लिखा हुआ है। सेंसेक्स, ये सेंसेक्स 30 और सेंसेक्स मैं पहले बता चुका हूँ। सेंसेक्स भारतीय बाजार के एक सेंटिमेंट को समझने के लिए एक BSE द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मार्केट इंडेक्स है। मार्केट जो इंडेक्स है हमारा, उसको हम सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। जो BSE का जो मार्केट इंडेक्स है उसको सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। इसमें 30 कंपनीज, जो टॉप 30 कंपनी, उनको लिस्टेड किया गया है और उनकी गणना के आधार पर इसमें कैलकुलेशन होते हैं। इसमें कंपनियां तो बहुत सारी, 6000 कंपनियां, पर टॉप 30 कंपनियों को लिया गया है और उनके उनके जो प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं उसके बेसिस पे सेंसेक्स की घटत और बढ़त होती है। यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हो मैं जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ? हाँ सर, जी जी बिल्कुल बिल्कुल है ना? साफ सुथरे में आप सुनेंगे। ठीक है, मैं 1 मिनट, कुछ नए मेंबर्स हो तो उनको ऐड कर लेता हूँ। कोई पेंडेंसी में नहीं है, ठीक है, नहीं है। जगदीश जी, आपका वॉल्यूम थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए कुछ समय के लिए। मैं जब आपको म्यूट करने का बोलूँ तब आप स्टार्ट कर लीजिए। अब हम डीमेट अकाउंट, अब डीमेट अकाउंट क्या होता है इसको समझते हैं। पहले तो इसकी जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है वो मैं पढ़ के सुना दूँ। डीमेट अकाउंट शब्द का उपयोग एक रिपोजिटरी को दर्शाने के लिए किया जाता है जहाँ किसी भी व्यक्ति की स्टॉक होल्डिंग से संबंधित सभी जानकारियाँ डिजिटल रूप में रखी जाती है। एक डिजिटल रूप में रखी जाती हैं। भारत में मुख्य रूप से डिजिटरी NSDL और CDSL में भारत में बैंकों और स्टॉक ब्रोकर्स जैसे स्वीकृत फाइनेंशियल संस्थाओं के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अब डीमेट अकाउंट को समझते हैं। अब मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि भाई हमारे पास में एक पॉकेट है, पर्स है, वॉलेट, जो वॉलेट यूज़ करते हैं हम। पर्स, कुछ लोग पर्स समझते हैं, कुछ वॉलेट समझते हैं, तो मैं दोनों बतला रहा हूँ, दोनों शब्द। तो उस पर्स में हम कुछ चीज़ें, हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उसमें हमेशा कैरी करके रखते हैं। कुछ लिया तो कुछ कुछ उससे संबंधित है, जैसे हमारा ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, हमारे ATM कार्ड्स हो गए, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स हो गए, कुछ मनी हो गया, और कुछ हमारी इंफॉर्मेशन का हम उसमें एक टेम्पलेट बना के रख लेते हैं। ये सारी चीज़ें, तो एक चीज़ें हम एक जगह हम डिपॉजिट करके रखते हैं। ये क्या हो गया? डिपॉजिट हो गया। हमारा कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसको हम फिजिकली रूप में वहाँ पे जमा कर रहे हैं स्टॉक में, सॉरी स्टॉक में नहीं, वॉलेट में फिजिकली रूप से रख रहे हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे शेयर्स होते हैं, वो कहीं हम जब खरीदेंगे, जब उनको खरीद के हम रखेंगे तो उनको एक रखने की जगह चाहिए। एक एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर हम उनको सही तरीके से रख सकते हैं, वो अरेंज रूप में रखे रहे और सुरक्षित रहे। तो ये काम होता है डीमेट अकाउंट का। डीमेट अकाउंट का काम होता है जो हमने स्टॉक खरीदा है उसको होल्ड करके रखें। और भारत में मुख्य रूप से जो दो तरह की डिपॉजिटरी चलती है, एक NSDL चलता है और एक CDSL चलता है। इन दोनों में से किसी एक में वो जाके वहाँ के स्टोर करें। अब अलग अलग ब्रोकर्स होते हैं, और जो डीमेट अकाउंट कंपनियाँ होती हैं, सॉरी डीमेट अकाउंट जो अलग अलग कंपनियाँ ब्रोकर्स ओपन करवाती है, जैसे मैं भाई ऑथोराइज पार्टनर हूँ अप स्टॉक का, तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ अप स्टॉक में आपका अकाउंट ओपन करें, उसमें ट्रेडिंग करें, ठीक है। बहुत सारे एंजल का यूज़ करते हैं, जीरोधा हो गया, ठीक है। और उसके बाद SBI बैंक भी होता है, ICICI बैंक भी होता है, ऐसे करके बहुत सारी कंपनियाँ हैं हमारे इंडिया में। बहुत सारे, कम से कम 80-90 कंपनियाँ तो होगी ही सही। पेटीएम हो गया, IFL हो गया, ऐसे करके बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो एक डीमेट अकाउंट उनके अंडर ओपन करवाते हैं और उस डीमेट अकाउंट पर वो ट्रेडिंग करवाते हैं। अब उस पर अगर ट्रेडिंग करवाते हैं तो उनको क्या मिलेगा? बिल्कुल उनको मिलेगा। जब वो आपका अकाउंट खुलवाते हैं तो उस समय कुछ पैसा लेते हैं आपसे, कुछ लोग फ्री ओपन करवाते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम तो उनकी अर्निंग यहाँ पर हो जाती है। सेकेंड टाइम जब आप कोई शेयर को बाई करते हैं या सेल करते हैं तो एक ब्रोकरेज के रूप में कुछ पैसा वसूला जाता है। कौन वसूल करता है ये?
वो ब्रोकर जिसके अंडर हमारा डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है। मैं अप स्टॉक की बात करता हूँ। अप स्टॉक में एक डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है। आपने अगर एफ सेगमेंट में कुछ बाई किया है तो उसका चार्ज है 20 रुपीज़ बाई का, 20 रुपीज़ सेल का। और अगर आपने इक्विटी सेगमेंट में अगर कुछ ट्रेड किया है तो 0.05% वो आपसे लेगा, और मैक्सिमम 20 रुपीज़, या तो 20 रुपये से ज़्यादा, 20 रुपये या 20 रुपये से कम। ठीक है, तो डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट अकाउंट वो कंपनियां ओपन करवा के देती हैं जिसके अंडर हम काम करना चाहते हैं, हम हमारी स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको? कुछ क्वेश्चन रहे तो आप बोल सकते हैं बीच में। अब नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो से मतलब आपका सीधा सा समझने वाली बात है। आपने एक कंपनी का स्टॉक खरीदा, एसबीआई का खरीदा, आपने एचडीएफसी बैंक ले लिया, उसके बाद में आपने पीएनबी बैंक ले लिया, उसके बाद में आपने पॉलीकैब को ले लिया, आपने टीसीएस ले लिया, आपने कोफोर्स को ले लिया। ये सारे चीज़ों को ले लिया और इनको आप होल्डिंग करके रख रहे हो, तो एक आपका एक जगह स्टॉक हो गए। तो इनका जो आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना थे। 10,000 रुपये के आपने अलग अलग कंपनी के शेयर लिए, अलग अलग कंपनी 10 कंपनी के 10,000 के आपने शेयर ले लिए हैं। अब वो 10,000 रुपये आपका इन्वेस्टेड वैल्यू हो गया है और उनका एक पोर्टफोलियो बन गया। उनका एक वही वॉलेट वाली बात है यहाँ पर कि एक वॉलेट जैसा बन गया है, वहाँ पे ये सारी चीज आपके सारे स्टॉक्स रखे हुए हैं। अब इनमें जो भी लॉस प्रॉफिट हो रहा है इनका ऑटोमेटिक आजकल का ये डीमेट जो ऐप के थ्रू चलता है, तो डिजिटलाइज फॉर्म में है, तो ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट करता है और वहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है, शो करता है आपके सामने कि आपको इतना प्रॉफिट चल रहा है, इस शेयर में इतना चल रहा है और ओवरऑल इतना प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, तो वो होता है आपका पोर्टफोलियो। अब एक बहुत अच्छा वर्ड आया है डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव को आपको समझना चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ पे अच्छे से, और कुछ क्वेश्चन आए तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो एक अंडरलाइन संपत्ति है, अंडरलाइन असेट है ये, जो अपने वैल्यू को प्राप्त करता है। डेरिवेटिव के उदाहरण फ्यूचर और ऑप्शन होते हैं। ठीक है, आमतौर पर अंडरलाइन एसेट में मार्केट इंडेक्स, शेयर, कमोडिटीज, करेंसी होती है। डेरिवेटिव का उपयोग रिटर्न को बढ़ाने के लिए लिवरेज के रूप में किया जा सकता है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो आपको आपके द्वारा प्रदान की गई पूंजी की तुलना में एक बड़ा लाभ प्रदान करते हैं। डेरिवेटिव को आप सिंपल से रूप में समझे, बात में कोई दूसरी क्लास में अच्छे से समझाऊंगा। ये होते हैं ऑप्शन और फ्यूचर। बस इतना समझ लीजिए कि डेरिवेटिव्स होते क्या है, ऑप्शन और फ्यूचर। ऑप्शन में हम जो ट्रेड करते हैं वो, और फ्यूचर में ट्रेड करते हैं हम वो। ये उस डेरिवेटिव्स के पार्ट्स हैं, उसको सब डिवाइड किया गया है। डेरिवेटिव में फ्यूचर आया, फिर ऑप्शन आया। अब फ्यूचर में भी कुछ डिवाइडेशन है और ऑप्शन में भी है। अब इन दोनों की परिभाषा समझ लेते हैं। क्या क्या होते हैं वास्तव में? फ्यूचर एक वित्तीय दायित्व होता है जहां निवेशक एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर असेट को एक निर्धारित तारीख पर खरीदता है या बेचता है। फ्यूचर्स का उपयोग अक्सर अंडरलाइन एसेट के मूल्य में उतार चढ़ाव से बचाने के लिए किया जाता है। फ्यूचर प्रतिकूल प्राइस मूवमेंट से होने वाले नुकसान को रोकने या कम करने में मदद करता है। इसका उपयोग अंडरलाइन एसेट्स के प्राइस मूवमेंट और इससे, ठीक है, ये इतना है। और इसके नीचे आते, इसमें कीमतें निर्धारित होती जो कॉन्ट्रैक्ट के समय इन्वेस्टर को पता होती। इसमें कई प्रकार के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कमोडिटी फ्यूचर्स, इक्विटी फ्यूचर्स, करेंसी फ्यूचर। फ्यूचर्स जो ट्रेडिंग होती है उसमें आपका जो स्टॉक है, आपका स्टॉक हो गया एसबीआई, आपका स्टॉक हो गया एचडीएफसी, आपने चना खरीदा, आपने सोयाबीन खरीदा, आपने देश की करेंसी खरीदी। ठीक है, आपने शेयर खरीदा और आपने चना खरीद लिया, सोयाबीन खरीद लिया, उसके बाद चांदी खरीद लिया, सोना खरीद लिया। ये कमोडिटीज के पार्ट होते हैं। मैं कमोडिटी में ट्रेडिंग नहीं करवाता हूँ, ना मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा, पर मैं बतला रहा हूँ क्या कमोडिटी फ्यूचर्स क्या होते हैं। इनके फ्यूचर्स अब फ्यूचर में समझा दूंगा क्या होते हैं। इक्विटी फ्यूचर्स, इक्विटी में हमारी एसबीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, आरबीएल बैंक हो गया, और पॉलीकैब हो गया, एसटीसीएस हो गया। जितने भी स्टॉक हैं उनके जिन जिन के फ्यूचर्स चलते हैं वो इस
इस सेगमेंट के अंदर आते हैं। करेंसी फ्यूचर में हमारी करेंसी ट्रेडिंग होती है भाई, हमारी करेंसी क्या डॉलर के मुकाबले कितनी चल रही है, उसमें हम सेगमेंट में खरीद सेल करते हैं। यहाँ पे भी हमारा प्रॉफिट वगैरह लॉस बना सकते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, प्रॉपर आवाज़ आ रही है ना मेरी? आ रहे हैं। भारत जी, अगर मीटिंग इस बीच में बंद हो जाए ना तो मुझे आप एक बार कॉल करके कंफर्म कर देना। मैं आपको इतना एक्सप्लेन करने में इसमें अंदर, हाँ अंदर इतना घुस गया हूँ कि मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा कि आप लोग है या नहीं है यहाँ पर। आप सभी सुन रहे हैं हम व्यवस्थित उसको, है ना? हाँ ठीक है। तो ये होता है डेरिवेटिव्स में फ्यूचर, और फिर आता है ऑप्शन। ऑप्शन आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडिया में, और ऑप्शन इतना यूज़ करने लग गए हैं लोग, जहाँ पे कोई लोग लाखों रुपए बनाते हैं, कोई लाखों निकाल भी देते हैं एक दिन में। ऑप्शन में इतना फ्लक्चुएशन होता है और इतना मोमेंटम होता है कि हद से ज़्यादा वैल्यू प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं इसमें। तो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है हमारे इंडिया में ऑप्शन डेरिवेटिव्स को, सेगमेंट को, इसको उपयोग में किया जाता है। इसमें कुछ शब्द आ रहे हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है ना? एक शब्द कॉन्ट्रैक्ट आया है, इस शब्द का मतलब पूरा समझाऊंगा मैं आपको। अभी आपको कॉन्ट्रैक्ट समझ में नहीं आ रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। यदि हाँ, अब पहले मैं एक काम करता हूँ, हमारे ऑप्शन स्टार्ट हो गया है, तो मैं पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट समझा देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे कि आ, मैं भाई इंदौर में रहता हूँ, है ना? मैं इंदौर में रहता हूँ, तो मैंने एक वहाँ पे मकान ख़रीदा है, एक मकान ख़रीदा मैंने। अब जब मैंने मकान ख़रीदा वहाँ पे, तो मैंने किस पर्पज़ से ख़रीदा मकान को? मैंने इस पर्पज़ से ख़रीदा कि आज मैं इसमें 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। उस मकान का प्राइस 50 लाख रुपए है। मैं उस 50 लाख रुपए अगर उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे कल या 1 साल या 2 साल के बाद मुझे इसमें से 60 लाख में मैं इसको वापस बेच दूँ, और बेच दूँ साथ में ही, ना तो मुझे रजिस्ट्री करवाना पड़े, मतलब मैं जिससे ख़रीद रहा हूँ उससे मुझे रजिस्ट्री की भी ज़रूरत ना पड़े। अगर मैं उससे रजिस्ट्री करवा लूँगा तो मुझे 2.5-3 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी के देने पड़ेंगे। तो मैं ये वाली चीज़ें नहीं सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना चाह रहा हूँ। और एक चीज़ क्या लेके चल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर इस मार्केट इस मकान का जो रजिस्ट्री है वो मैं नहीं करवाऊँगा, जिससे ख़रीद रहा हूँ उससे कॉन्ट्रैक्ट नोट बनवाऊँगा। एक कॉन्ट्रैक्ट नोट ऐसा रहेगा कि मैं आपका मकान ख़रीद रहा हूँ, मैं आपको भाई 10,000 रुपये दे रहा हूँ, 50 लाख नहीं दे रहा हूँ, आपको 10,000 रुपये दे रहा हूँ। और अगर मैं ये मकान आपसे रजिस्ट्री नहीं करवाता हूँ 1 महीने या 2 महीने या 1 साल के अंदर, तो ये 10,000 रुपये मेरे डूब जाएंगे, मैं आपसे मांगने नहीं आऊँगा। तो जो सेलर है मतलब जो मकान को बेचने वाला है वो सेलर हो गया, और ख़रीदने वाला वो जो बायर हो गया, है ना? तो जो सेलर है वो सेलर क्या, सेलर और बायर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। क्या कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है? एक लिखित में एग्रीमेंट हो रहा है। किस तरीका एग्रीमेंट हो रहा है कि आप ये मकान मुझे 10,000 की वैल्यू पे दे रहे हैं, मैं आपके मकान पे कोई कब्जा नहीं कर रहा हूँ। हाँ भाई हाँ, क्या कहीं रखी टंकी? अरे यार कहीं या कहीं रखी, लगाई दे